अब तो हर वक्त ये आवाजें गूंजती रहती हैं। ओह, अरगमाज के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आए थे और फिर वो उसी जगह जमीन पर लेट गया। उसने जमीन से कान लगा दिए थे। तब वो पुरजोश लहजे में बोला, राइनो, ड्राइन, आवाजें बिल्कुल करीब महसूस होती हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है अरगमाज? लेकिन इतनी जल्दी, वाकई इतनी जल्द तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे साथियों की कारकर्दगी बेमिसाल रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे लोग ताज्जुब से हमें देख रहे थे। क्या तुम इन आवाजों से वाकिफ हो अरगमाज? अरगमाज के बाप ने पूछा। हाँ, ये आवाजें तहतुसरा की जिंदगी का नया बाब खोलेंगी। ये आवाजें अबनूस के लिए मौत की आवाजें साबित होगी। अरगमाज ने पुरजोश लहजे में कहा, लेकिन किसी की समझ में कोई बात नहीं आई। तब मैंने अरगमाज के बूढ़े बाप और उसकी पुरजोश बहन शानिया को इस बारे में बताया और वो दंग रह गए। फिर शानिया के चेहरे पर मुसर्रत की सुर्खी फूट पड़ी और वो पुरजोश लहजे में बोली, मैं अपनी खुशी का इजहार अल्फाज में नहीं कर सकती। मेरे दरीना ख्वाब पूरे हो रहे हैं। मैंने अक्सर ख्वाब देखे हैं कि मैंने अबनूस के खिलाफ आवाज उठाई है और अबनूस ने बिलाखिर मेरे हाथों शिकस्त खाई। ये ख्वाब अब पूरे हो रहे हैं। टटगश में मेरा घर होगा जहां से अबनूस के खिलाफ पहली आवाज उठेगी। शानिया खुश होती रही। आवाजें अब जितनी करीब हो रही थीं, उनसे अंदाजा होता था कि यह काम अब बहुत मुख्तसर है और बहुत जल्द मेरे अपने दोस्तों से मुलाकात होने वाली है। चुनाचे हमने मखसूस लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया और इनका इंतजार करने लगे। मैंने जिस अंदाज में कैदियों को मुनज़्ज़म किया था वो नाकाबिले यकीन था। सुरंगों की खुदाई में उनकी पूरी रसदगाह चलती थी और ऐसे इंतजामात होते थे कि ज़रूरत की ताज़ा चीज़ें दूर दराज इलाके से इन तक पहुंचती रहीं और हर जगह ऐसा ही होता था। नुमास अब एक माहिर संग तराश बन चुका था। चुनाचे उसे दिए गए नक्शे के मुताबिक अरगमाज के मकान की अकबी समत में पहला सुराख हुआ और फिर हम उस जगह से दूर हट गए। फिर सुराख कुशादा होता चला गया और बिलाखिर उससे नुमास का चेहरा झांकता नजर आया। उसने मुस्कुराते हुए हमें देखा और फिर इत्मीनान से बाहर निकला। हम सब उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। नुमास बड़े खलूस से एक एक से गले मिला और हमने उसे इस कामयाब कोशिश पर मुबारकबाद दी। नुमास ने हमें सुरंग देखने की दावत दी। मैं तो खैर इसकी कारकर्दगी का मोतरिफ था, लेकिन दूसरे लोग इस सुरंग को देखकर शशतर रह गए जिसमें ऊपर तक सीढ़ियां तिरछी हुई थी। इसके बाद हम इन लोगों को लेकर अंदरूनी कमरे में आ गए। शानिया बागियों के सामने बिछी जा रही थी। वो बेहद मसरूर थी। खाने से फरागत के बाद नुमास ने मुझसे सुरंग में चलने की फरमाइश की और मैंने दूर तक इस सुरंग को देखा। हर लिहाज से मुकम्मल सुरंग थी। इतनी कुशादा और साफ के 2 घोड़े बासानी सवारों समेत गुजर सके। इसके अलावा इसमें दीगर सहूलतें भी मुहैया थी। लेकिन शानिया ये जानकर दम बखुद रह गई थी कि मैं इस पूरी बगावत का सरगना हूँ। वो मुझसे बेहद मुतासर हो गई थी। फिर आराम के औकात में हम सर जोड़ कर बैठ गए। मैंने नुमास को एपिटस की मौत की इतला दी तो नुमास बहुत खुश हुआ, लेकिन अबनूस की शख्सियत जानकर वो भी परेशान हो गया था। फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है रायन? अपनी तमाम तर कुव्वत टरगश के नज़दीक ले आओ। सुरंग से आमदो रफ्त जारी रखो और दूसरे रास्ते फिलहाल बंद कर दो। मैंने अरगमाज से कहा, मैं अब जल्द अज जल्द काम शुरू कर देना चाहता हूँ। बेशक अब इंतजार किस बात का? दरअसल सिलसिला में भी फिलहाल चालाकी से काम लूंगा, यानी कुछ इस तरह से कि वो जांबाज एपिटस की मौत पर एहतजाज करेंगे और अबनूस पर हमला करेंगे। इन दोनों के फरार का बंदोबस्त करना है। ओह, बगावत के आगाज के लिए बहुत उम्दा तरकीब है, अरगमाज ने पुरजोश लहजा में कहा। हाँ, लेकिन हमें इनकी हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त करना होगा। वो किस तरह? दरबार से बाहर हिफाजती दस्ता तैनात होता है। हाँ, और दरबार आम में किसी के दाखिले पर पाबंदी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इस तरह हमारे 10-12 जांबाज दरबार में मुसल्लाह मौजूद होंगे। हमारे दोनों आदमी एहतजाज और हमला करके फरार होने की कोशिश करेंगे। बाहरी हिफाजती दस्ते के साथ हमारे जवानों की खास तादाद होगी। ये दूसरी बात है कि वो भी बाज़ाहिर हिफाजती दस्ते के साथ ही होंगे, जो दरअसल दोनों को फरार होने में मदद देंगे। अगर दरबार के अंदर ही वो फंस जाते हैं तो अंदर मौजूद लोग हमला आवर होकर इन्हें बाहर निकलने में मदद देंगे। बहरहाल इन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और इसके बाद शहर में हंगामे होंगे। मुमकिन है अरगमाज हमें इतने बड़े पैमाने पर कोशिश न करना पड़े जितनी हमने तैयारियां की हैं। अगर हमारी कोई चाल कामयाब हो जाए तो मुझे यही नजर आ रहा है। बहरहाल इन कैदियों को किसी तौर मुतमईन करना भी था। अगर हम अबनूस पर काबू पा भी लेते हैं तब भी हमें तहतुस्सरा के इंतजामी अमूर के लिए मुंतजमीन की जरूरत पड़ेगी। ये लोग इस वक्त काम करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। चुनांचे प्रोफेसर सारे मसले तय हो गए और दूसरे दिन अबनूस के दरबार में तीनों यानी मैं, अरगमाज और नुमास मौजूद थे। पुरहैबत गुरीला तख्त पर बैठा हुआ था
और उसका तर्जुमान अफरान उसके नज़दीक खड़ा मुकदमात पेश कर रहा था। तब हमारे मुकर्रर करदा दोनों जवान अंदर दाखिल हुए। इनके अंदाज में जारियत थी और वह दरबारी आदाब के खिलाफ आगे बढ़कर एबनूस के बिल्कुल सामने पहुंच गए थे। सब लोग इनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। संग दिल शहंशाह एबनूस, तूने कदीम हुक्मरान एपिटस को जिस तरह कत्ल किया है वो तेरी जिंदगी की बदतरीन मिसाल है। इसके अलावा तेरी चीरा दस्तियों ने तहतुस सराह के माहौल को मायूसी के गारों में यूं धकेल दिया है कि कोई भी खुद को महफूज नहीं ख्याल करता। हमें एपिटस की मौत का बदला चाहिए। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अफरान ने पूछा। हम कसास चाहते हैं, हम बदला लेंगे एबनूस से, उन्होंने कहा और इतनी फुर्ती से 2 खंजर एबनूस पर फेंक दिए कि अहले दरबार दंग रह गए। दूसरे लम्हे दरबार में हंगामा हो गया। लोग चारों तरफ से इन दोनों जवानों पर टूट पड़े और इन्होंने तलवारें निकाल ली। दरबार में पहले से पोशीदा लोगों ने हमलावरों को संभाल लिया और गर्दनें अलग होने लगी। दोनों जवान निकल भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मैंने देखा कि एबनूस अपनी जगह पर खड़ा हो गया है। खंजरों की कारकर्दगी बेअसर रही थी और वो तना हुआ खड़ा था और दरबार का हंगामा देख रहा था। लेकिन फिर बाहर भी हंगामा हो गया। बाहर दोनों ने इतनी तेजी से हमला किया कि पूरे दस्ते का सफाया हो गया और वो अंदर घुस आए। बेशुमार दरबारियों को कत्ल कर दिया गया और फिर सब फरार होने में कामयाब हो गए। हमने भी दिखावे की जंग की थी जो अपने लोगों के साथ थी, सिर्फ इसलिए कि अभी एबनूस के साथ ही हमें शामिल रहना है। एबनूस अब भी पुरसकून खड़ा हुआ था। उसके अंदाज में कोई परेशानी नहीं थी और उसकी गहरी और खौफनाक आंखें दरबारियों की लाशों को देख रही थीं। और फिर उसने जिंदा लोगों की जानिब देखा और फिर अफरान की तरफ। अफरान एबनूस को देखता रहा, फिर वो बोला, बच जाने वालों, एबनूस का ख्याल है कि यह वाकया किसी वक्ती जोश का नतीजा नहीं, बल्कि इस बगावत का आगाज जिसकी खबरें बहुत अरसे से सुनी जा रही थीं और शायद एबनूस बहुत जल्द इस सिलसिला में अपने अमल का इजहार करेंगे। इस ऐलान के बाद दरबार बर्खास्त हो गया। मैं और अरगमाज महल ही में थे। अलबत्ता नोमास को मैंने वापस भेज दिया था, उसे कुछ जरूरी हदायत भी दी गई थी। महल में कोई खास बात नहीं मालूम हुई, सिवाय इसके कि एबनूस अपनी आरामगाह में बंद रहा था। उसके पास सिर्फ चंद मखसूस अफराद रहे थे। तब दूसरा दरबार हुआ और आज अफरान ने एक और ऐलान किया। इस दिन हमारा कोई मंसूबा नहीं था, इसलिए दरबार में कोई नागवार वाकया पेश नहीं आया। अफरान ने यह अजीब ऐलान किया, तहसुस सराह के नुमाइंदों और टरगश के बरतरों, जो वाकया हुआ था इसके बारे में फैसला किया गया है कि वह बगावत का आगाज है जिसके लिए एपिटस की मौत का सहारा लिया गया है। इन लोगों का ताल्लुक एपिटस के हमदर्दों से नहीं था, लेकिन तुम्हारा हुक्मरान तुम्हारा एबनूस मामूली कुव्वत नहीं है। लोगों का ख्याल था कि एपिटस असल हुक्मरान है और एबनूस सिर्फ एक जानवर, लेकिन ये भूले हुए लोग एबनूस की कुव्वतों से वाकिफ नहीं थे। हमारा हुक्मरान बाइल्म है और इसके अहकामात इल्म दानिश पर मबनी होते हैं। इसका पोशीदा इल्म बेहद अजीम है और इसके तहत इसने कुव्वत गोयाई हासिल कर ली है ताकि तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करें तो अब तुम अपने शहंशाह की आवाज़ सुनोगे। अफरान खामोश हो गया। तब एक गैर इंसानी आवाज़ इंसानी अल्फाज लिए नमूदार हुई, हाँ मैं हुक्मरान हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कौन कौन सी कुव्वतें पोशीदा हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ परसिफून ने मुझे जानवर की शक्ल में क्यों जन्म दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वह मुमकिन होता है। तो सुनो तहतुस सराह वालों, आज से तुम मेरे अहकामात मेरी जुबान सुनोगे। मैंने अपने इल्म से गोयाई हासिल कर ली है। बागियों का एक गिरोह टरगश में दाखिल हो चुका है और अहले टरगश को इनकी सरगोबी करना है। मैं इनके लिए बेहतर इंतजामात कर लूंगा। लोग अंगुश्ते बदनदा थे। बहरहाल इसके बाद पूरे टरगश में यह खबर फैल गई कि एबनूस ने अपने इल्म की कुव्वत से इंसानी आवाज़ हासिल कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों की कोशिश भी कामयाब हो रही थी, यानी हमने एपिटस के हमायतियों की हमदर्दियाँ हासिल कर ली थी और अब बेशुमार लोग बागियों की इमदाद के लिए खुल्लम खुला तैयार हो गए थे। और उसके बाद एक मखसूस वक्त पर बागियों की एक बड़ी तादाद बाहर निकल आई और महल पर हमला आवर हुई, लेकिन महल से सख्त मुदाफत की गई। न जाने कहाँ से इंसान आ गए थे और वो पूरी तरह हथियारों से लैस थे। गो बागियों की तादाद बेशुमार थी और इनके पास भी उम्दा ज़राए थे। मैं इनकी क़यादत कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि एबनूस के हमदर्द फौलादी बदन रखते थे, वो कत्ल ही नहीं होते थे, जबकि इनका हर वार बागियों पर कामयाब होता था। इस तरह मैंने जिन लोगों को पूरे तहतुस सराह में जंग करने के लिए तैयार किया था वो टरगश में भी कामयाब नहीं हो रहे थे और इस सूरत हाल की संगीनी का हमने खुलकर एतराफ़ किया था। इस तरह तो इसके जादू की कुव्वत से हमें नुकसान अजीम हो रहा है राइन, और अगर हम अपने लोगों को इसी तरह कुर्बान करते रहे तो बिलाखिर बागियों की तादाद खत्म हो जाएगी। हाँ मैं इस सिलसिले में फिक्रमंद हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन इन हालात के तहत हमें अपना तरीका कार बदलना होगा। इन्हें एक ऐसी कड़ी ज़रब लगाना होगी जो एबनूस को नुकसान पहुंचाए। इस तरह तो हमें अभी तक कोई मकसद हासिल नहीं हो सका। नोमास ने कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्द इस सिलसिला में कोई ऐलान करूंगा, मैंने जवाब दिया। हमारे साथी भी बददिल हो गए हैं, चूंकि मुदाफत करने वालों की तादाद भी किसी तौर कम नहीं होती। इनका ख्याल है कि इनमें से एक भी फर्द को कत्ल नहीं कर सकते और इस तरह इनमें दहशत फैलती जा रही है।
गोया रायन हमने अब तक जो कुछ किया है वो भी जायल हो रहा है। ये लोग एबनूस के आदमियों से खौफजदा होने लगे हैं। वो काफी हद तक दहशत ज़दा हैं, नुमास ने बताया। क्या इन्होंने इसका इजहार भी किया है? मैंने सवाल किया। खुलकर कहने लगे हैं आप तो, नुमास ने जवाब दिया। मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं अगर चाहता तो अपनी असल हैसियत से एबनूस से मुकाबला करता, लेकिन यह मुनासिब न था। इसलिए मैंने नुमास से सवाल किया, तो क्या तुमने इनकी दहशत दूर करने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं रायन, मैं हर कदम पर इनको साबित कदम रखने की तलकीन कर रहा हूं। दुरुस्त, मैंने जवाब दिया और किसी सोच में डूब गया। मैं सोच रहा था प्रोफेसर कि अगर फेरोना या एबनूस से मैं अपनी असल हालत में मुकाबला करूं तो जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा, लेकिन इसके लिए साल दरकार थे और मैं सालों की इस अहमकाना हरकत को कभी भी मुनासिब नहीं समझता। इस दौरान एबनूस के साथी एपिटस के हमायतियों और बागियों को तबाह करके रखते थे। चुनांचे कोई ऐसी सूरत होना चाहिए थी जिससे इस मसला का फैसला हो जाता और ये सारे काम मेरी मर्जी के खिलाफ थे, मेरी तवक्का के खिलाफ थे। ये सारे मामलात, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि एबनूस इतनी खौफनाक कुव्वत हासिल कर चुका होगा। फेरोना इस वक्त भी ताकतवर था, लेकिन इस वक्त मैं और अब में बहुत फर्क था। अब इसकी ताकत बेपनाह बढ़ चुकी थी। हालांकि उसने एक बार मुझे पेशकश की थी कि अगर मैं परसिफून को इसके हवाले कर दूं तो मुझे जंग में शिकस्त न होने देता, और प्रोफेसर मैं जानता था कि उस वक्त अगर मेरी असल हैसियत मेरे पास न होती और मैं सिर्फ हैकी होता तो शायद फेरोना की इस बात को तस्लीम कर लेता और फेरोना अपने दावे को सच कर दिखाता। लेकिन मैंने इस वक्त में अभी कुव्वत को सामने रखकर उसका मुकर्रर करदा आदमी को शिकस्त दी थी, लेकिन वो अब वो कुव्वतें हासिल कर चुका था कि दूसरों को भी इस काबिल बना सके कि वो नाकाबिल तस्खीर बन जाए। ऐसी सूरत में प्रोफेसर उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं फेरोना को अपनी कुव्वत से तस्खीर करूं। चुनांचे मैंने फैसला कर लिया कि खुद को फेरोना के सामने लाऊंगा और तैतुसरा के लोगों को इस फिरौन से निजात दिलाऊंगा। लेकिन जाहिर है मैं इन लोगों को बल्कि किसी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता था। ये राज तो मेरे ही सीने में दफन था। लेकिन शानिया ने मेरे नजदीक आने की कोशिश की। ये खुशशकुरम लड़की बागियों की शिकस्त से उदासी में डूब गई थी। इस वक्त मैं तनहा बाग के एक गोशे में था कि वो मेरे नजदीक आ गई। राइन, उसने मुझे आवाज दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। ओह शानिया, क्या बागियों को शिकस्त होगी? राइन, क्यों? तुमने ये फैसला किस तरह किया? हालात से। हालात अभी हमारे इतने खिलाफ तो नहीं है शानिया। नहीं राइन, तुम लोग खुद भी मुतमईन नहीं हो और फिर बागियों को मुकम्मल तौर से शिकस्त हो रही है। वो किसी भी जगह कामयाब नहीं हुए। हाँ, ये हकीकत है शानिया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा भी बागियों को शिकस्ती होती रहेगी। लेकिन मैं मायूस हूँ राइन, मैं मायूस हूँ। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, अफसोस है हमें एबनूस जैसे जालिम हुक्मरान के हाथों शिकस्त हो गई। शानिया की आंखों में आंसू लड़ रहे थे। एक बात बताओ शानिया, मैंने कहा और वह सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हें एबनूस से जाती तौर पर नफरत है? हाँ। इसकी कोई खास वजह? हाँ। क्या वजह है? वो सुनहरे वतन की पेशानी पर दाग है, वो काबिल नफरत है। उसके दौर में कोई औरत महफूज नहीं है और कभी वो औरत में भी हो सकती हूँ। ओह, इसके अलावा और कोई वजह? मेरे ख्याल में यह वजह काफ़ी है। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर मैं खामोश हो गया। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। बागियों की सरगर्मियां जारी थीं। दूसरी तरफ एबनूस की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वो बागियों को शिकस्त देकर और हौसलामंद हो गया था। इस लड़ाई टर्गिश में महदूद कर दी थी। मैंने सोचा था कि टर्गिशी की जंग काफ़ी है, फैल कर लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फैसला यहां भी हो सकता है। इसी वक्त मुझे इतला मिली कि एबनूस के सिपाही अब टर्गिश के चप्पे चप्पे में फैल गए हैं और बागियों को कत्ल कर रहे हैं। बिल्ला आखिर मैंने एक फैसला किया और बाहर निकल आया। प्रोफेसर, मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल था, क्या इस बार भी मुझे शिकस्त होगी? क्या मैं अपनी शख्सियत पर लगे हुए शिकस्त के दाग को धो नहीं सकूंगा? और मेरे जहन में चिंगारियां भर गईं। मैंने फैसला किया कि अब अपनी मामूली शख्सियत को दरबार तक महदूद रखने से कोई फायदा नहीं, अब खुलकर मैदान में उतरना होगा। फिर जब मैं दरबार में जा रहा था तो मैंने बहुत से घरों को नजर आतिश होते देखा जिनमें आग लगी हुई थी, और फिर वो घर नजर आए जो एपिटस के हामियों के थे और बागियों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा मैंने गली कूचों में बागियों की बेशुमार लाशें देखी और मेरा खून खौल उठा। ये तो इन लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था। इन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इसके बाद मुमकिन है ये कुर्बानी उनके ज़हन में हो, लेकिन यह मेरे लिए नाकाबिले कबूल नहीं थी। बहरहाल मैं दरबार में पहुंच गया। जंगी दरबार था और आज कैदियों के फैसलों की बजाय बागियों की सरकोबी के मशवरे हो रहे थे। फरोना अब साफ बोल रहा था, लेकिन उसने अपना लबो लहजा बदल लिया था और उसकी आवाज़ गैर इंसानी महसूस होती थी। मैं इस बगावत के सरगना की तलाश में हूँ। मैं चाहता हूँ कि बागियों के नुमाइंदों को तलब करूँ और इनसे पूछूं कि इनकी क़यादत कौन कर रहा है, इनकी क़यादत सामने क्यों नहीं आई, और अगर कोई इनकी क़यादत नहीं कर रहा तो वो क्यों जंग करके अपनी जिंदगियां दे रहे हैं। एबनूस कह रहा था, लेकिन अगर इनका सरगना सामने आ गया तो क्या होगा? किसी ने सवाल किया। मैं इससे पूछूंगा कि वो क्या चाहता है। एबनूस तवील जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसे फैसला दरकार रहता कि वो अपने मशागिल जारी रख सके। अगर इसने कहा कि वो हुकूमत चाहता है तो क्या इसके लिए तहतुसरा के कानून से भी बागी हो गया? क्या मतलब? क्या हुकूमत हासिल करने के ये तरीके हैं? क्या हुकूमत के हसूल के लिए तहतुसरा में कानून राज नहीं है, यानी सरदारों से जंग? हाँ, एक आसान तरीका। एबनूस बोला, मुमकिन है वो खुद को इसका अहल न पाता हो, तो फिर हुकूमत उसे किस तरह मिल सकती है? इस खूनरेजी से। और देख लो, मेरे आदमी बागियों को हलाक कर रहे हैं। वो खुद हलाक नहीं हो सकते, इसलिए जितने लोग जान देना चाहें दे दें, मेरा क्या बिगड़ रहा है? तो फिर क्यों ना ये इतला बागियों को दे दी जाए? जरूरी है बागियों से कहा जाए कि वो अपनी क़यादत पेश करें और अपनी जान देना बंद कर दें। इन्हें हकाइक से आगाह किया जाए। तुम टर्गिश के लोगों को मेरी तरफ से इस बात की दावत दे दो। इनसे कह दो कि अगर मेरी दावत पर वो एक जगह जमा हो जाएं और मेरी बातों पर गौर न करें तो इनमें से किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। या मैंने खामोशी इख्तियार की प्रोफेसर। नौबत वहीं आ रही थी जहां हमेशा आती थी, यानी मैं तनहा खुद को पेश करूं और अमल करूं। बहरहाल थोड़े ही वक्त में अबनूस का यह ऐलान टर्गिश के गली कोचों में गूंज उठा और उसके बाद अरगमाज के मकान में बागियों के एक नुमाइंदा गिरोह ने मुझसे सवाल किया, एक मुसलमा हकीकत राइन क्या बगावत की क़यादत होती है? फिर हमारी बगावत गुमनाम क्यों है? क्या मैंने इस बात से इनकार किया है? तो क्या हम क़यादत में तुम्हारा नाम ले सकते हैं? हाँ। और क्या तुम इसका सामना बागियों की सरबराह की हैसियत से करोगे? क्यों नहीं, तब तो ठीक है। और बिलाशुबा हमारे नुकसानात बहुत शदीद हैं और हम अपनी फतेह से मायूस हो गए हैं। एबनूस के इल्म के सामने हमारी कुव्वत मफलूज हो गई है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। मैंने जवाब दिया और नुमाइंदा चला गया। नुमास, अरगमाज और शानिया और मेरे हमदर्दों के चेहरे उतरे हुए थे। मेरी ज़बरदस्त कोशिशों से उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं, लेकिन अब उन्हें मुकम्मल शिकस्त का यकीन हो गया था। एबनूस की कुव्वत के सामने हमारी एक नहीं चल सकी थी, लेकिन मैं पीछो ताप खा रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मुझे शिकस्त तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन तहतुसरा में फेरोना के मामले में मैं दूसरी बार शिकस्त से दो चार हो रहा था। नुमास इन लोगों के जाने के बाद बोला, मेरा ख्याल है तुम राय फरार इख्तियार कर लो राइन। हमारे यहाँ से चले जाना बेहतर है। क्यों? अरमनास की वादियों में जन्म लेने वाले बरबत नवाज की तकदीर अब इसकी साथ ही नहीं है और अरमनास की पहाड़ियां भी अब इसके लिए पनागाह ना होंगी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जमीन बहुत वसी है। नुमास बोला, लेकिन एबनूस के हाथ भी काफी लंबे हैं। हम गुमनामी की जिंदगी अपनाएंगे और मैंने जिन लोगों की जिंदगियों का सौदा किया है इसका हिसाब कौन करेगा? तुम अपनी कोशिशों में मुखलिस मगर आप भी मुखलिस हो नुमास। सिर्फ तुम लोग खौफजदा हो गए हो। बागियों को शिकस्त हो रही है और इसका सेहरा एबनूस के सर है। मैं इस एक इंसान को जरूर शिकस्त दे सकता हूँ। हाँ, अगर तुम खौफजदा हो तो पहाड़ियों की राह इख्तियार करो। बागियों से कहो कि वो सुरंगों के रास्ते मुंतशिर हो जाएं और अपनी जिंदगियों की हिफाजत करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ राइन। अगर तुम कहोगे तो मैं भरे दरबार में एबनूस पर वार करती रहूंगी उस वक्त तक जब तक उसके आदमी मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े न कर दें। शानिया ने पुरजोश लहजे में कहा, अभी इसकी जरूरत नहीं है शानिया, मैंने कहा। और प्रोफेसर तन्हाई के औकात में मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा। मुझे कुछ करना ही था। मैंने खुद को परखा, पूरी तरह देखा और इसके लिए मैंने एक दरख्त को आजमाया। माजी के बदले हुए करदार में भी मैं मौजूद था। कोई यह न जान सका कि दरख्त ने जड़ किस तरह छोड़ी। और फिर वक्त मुकर्रर पर एबनूस एक अजीम शान मैदान में आ गया। उसके ऐलान का खैर मकदम किया गया था। लोग अब उससे खौफसदा हो गए थे और बहुत से लोगों ने उसकी बर्तरी तस्लीम कर ली थी। एक नुमाइंदा जमात ने जान हथेली पर रखकर खुद को बागियों की हैसियत से पेश किया था और मैं खादिम की हैसियत से साथ था। हाँ, अरगमाज को मैंने पोशीदा रहने की हदायत कर दी थी। तब एबनूस शाहाना अंदाज से मैदान में दाखिल हो गया। लोगों ने पुरसकूत अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग अजीब सी निगाहों से एबनूस को देख रहे थे। चालाक गुरीला अपनी जगह पर पहुंच गया और फिर वो बैठ गया। दिलचस्प सूरत हाल थी। उसे मालूम था कि उसके बागी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन नजर आ रहा था। तब उसका मशीर अफरान खड़ा हो गया और उसने कहा, आली मर्तबत शहंशाह एबनूस खुश हैं कि अहले टर्गिश ने इस इज्तिमा में इनसे ताउन किया। इनका कहना है कि वो बहरहाल तहतुसरा के हुक्मरान हैं और यहाँ की रवायत के मुताबिक अपनी राया से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों ने बगावत के नाम से एक तहरीक शुरू की, लेकिन ये सिर्फ इनके मफाद की बात थी। इन्होंने सादालू लोगों को इसके लिए भड़काया और इनकी कीमती जिंदगियां तबाह की। अगर वो मुखलिस थे तो खुद सामने आते और अपना माफिल ज़मीर बताते और एबनूस से जवाब हासिल करते। बहरहाल आज शहंशाह इन मासूम लोगों से खिताब करेंगे। अफरान खामोश हो गया। तब अजीबुल खलकत शहंशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने कहा, यहाँ मौजूद लोगों में बेशुमार लोग होंगे जो मेरे मुखालिफ और उर्फियाम में बागी हैं। मैं चाहता हूं कि वो एक वफद की शक्ल में मेरे सामने आकर मुझसे बात करें। इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोग पहले से तैयार थे। 4 आदमी जो मुआम्मिर थे निकल कर आगे आ गए। एबनूस गौर से उन्हें देख रहा था।
वो चारों एबनूज के सामने पहुंच गए। तुम्हारा ताल्लुक बागियों से है? हाँ। चारों बेखौफी से बोले, क्या तुम अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हो? हाँ। तब मुझे बताओ बागियों की कुल तादाद क्या है? इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। बगावत का मकसद तुम्हारी चीरादस्तियों से निजात हासिल करने की कोशिश। जवाब देने वाले भी खूब थे। क्या मैं जालिम हूं? हाँ। तहतुसरा की तारीख में तुमसे ज्यादा संग दिल शहंशाह पैदा नहीं हुआ। क्या मुजालिम करता हूं मैं? पूरे तहतुसरा में से किसी की इज्जत महफूज नहीं है। तुम्हारी ऐश का हमारी इज्जत का जहन्नुम बनी हुई है। तुम लड़कियों के साथ वो बेईमाना सलूक करते हो जो इंसान नहीं कर सकते, और ये इसलिए कि तुम जानवर हो। लेकिन मैंने एक इंसान के पेट से जन्म लिया है, इसके बावजूद तुम इंसान नहीं हो। मैं तुम्हारी जुबान बोल रहा हूं, यह सिर्फ जादू है। क्या जानवर जादू सीख सकते हैं? एपिटस ने बदनीयती से काम लेकर तुम्हें इंसानी हरकत से रोशनास कराया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो एपिटस का था और वो मर चुका है। हम तुम्हारी भी जिंदगी नहीं चाहते। मेरी मौत के बाद किसे हुक्मरान बनाओगे? किसी भी इंसान को। क्या यह तहतुसरा के कानून से बगावत नहीं है? कुरिल्ला नहायत हलीमी से सवालात कर रहा था। क्यों? यह बगावत क्यों है? क्या इससे कबल हुकूमतें इसी तरह बदली हैं? इससे कबल ऐसे हालात भी तो पैदा नहीं हुए। इसके बावजूद हुकूमत बदलने के लिए मैं इन कवानीन की पाबंदी चाहता हूँ जो तहतुसरा में राइज है। तो मुझे जानवर कहते हो, लेकिन मेरी इस तरह पैदा होने में मेरा कसूर नहीं है। मैं एक इंसान का ज़हन लिए पैदा हुआ हूँ और दिल से तहतुसरा के कवानीन की इज्जत करता हूँ, वरना जानवर इस तरह हुकूमत नहीं कर सकते। तुमने देखा तुम्हारी बगावत नाकाम रही है। मैंने तुम्हें शिकस्त फाश दी है, और अगर इस तरह जंग करते रहे तो बिलाकर सब मारे जाओगे। लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है, इसलिए अगर अपने सरबराह के खलूस का अंदाजा लगाना चाहते हो तो उसे सामने लाओ। क्यों? तुम इसे क्यों सामने लाना चाहते हो? हर बगावत की क़यादत होती है, और बगावत करने वाला बगावत की कामयाबी के बाद मुल्क का नज़्म व नसक संभालता है, ख्वाह वो आर्जी हुक्मरान क्यों ना हो। ऐसे हालात में अगर वो खुद कमज़ोर है और लोगों के बल पर हुकूमत हासिल करना चाहता है तो ये उसकी खुद गर्जी है। ऐसे खुद गर्ज के लिए तुम क्यों जान देते हो? तुम क्या चाहते हो? तहतुसरा के कवानीन के तहत वो मुझसे जंग करे और मुझे शिकस्त देकर कत्ल कर दे और हुकूमत हासिल कर ले। इतने लोगों की जिंदगियां छीनने से क्या फायदा?